अफरोज़ अली ख़ान साहब जो रामपुर से एमएलए रह चुके हैं, यहाँ के कद्दावर लीडर हैं और इन्होंने कई पारियां खेली हैं, कभी हारे हैं, कभी जीते हैं। शहर की बागडोर इनके हाथ में रही है, म्यूनिसिपैलिटी इनके हाथ में रही है और शहर के बहुत जाने माने लीडर हैं। अफरोज़ अली ख़ान साहब, आप ईमानदारी के साथ ये बताइए कि आप जब चुनाव लड़ते थे और अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें अंतर क्या है? तब में और अब में तो ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया है। पहले इलेक्शन ईमानदारी से होते थे और कोई धर्म जाति आधार नहीं था। अब धर्म और जाति का आधार इतना बढ़ा दिया है असली मुद्दों से भटकाने के लिए, तो जो कि मैं समझता हूँ हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपको लगता है कि बीजेपी या मोदी जी कभी राम मंदिर पे जाते हैं, कभी वो पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी दफ़ा 370 की बात करते हैं, कभी कांग्रेस के दस्तूर के बारे में, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग का आज़ादी से पहले वाला मैनिफेस्टो है, या कभी वो ये कहते हैं कि फसादियों को कपड़ों से पहचान लिया जाता है। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए वो कभी धर्म की तरफ भाग रही है, कभी मुसलमान की तरफ भाग रही है और एक माहौल क्रिएट करना चाह रही है, लेकिन कोई मुद्दा अभी तक ऐसा उसके हाथ नहीं लगा है जिससे वो उस चुनाव को पोलराइज कर सके? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं समझता हूँ ये मुल्क का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी जी जैसे शख्स हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हम राष्ट्रवाद को लेके चलेंगे और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री भी हुए, आज वो विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं या अपना मुल्क को बचाने के नाम पर लड़ रहे हैं, सिर्फ धर्म और जाति को ही बीच में ला रहे हैं। और जनता, मैं समझता हूँ अब इन 10 सालों में उनकी हर बात को समझ चुकी है और मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा जो लोग उनके बारे में जब भी वो कुछ बात कहते हैं तो लोग उनके नाम के आगे झूठ लगा देते हैं, वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो आपको ये लगता है कि मोदी जी जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या वो रामपुर में भी कहीं दिखाई दे रहे हैं? वो मुद्दे देखिए, मैं तो समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखाना चाहिए। सबसे पहले आम आदमी को सुरक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और उसको जो है पेट के बारे में उसके सोचना चाहिए तभी। और बच्चे हमारे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। खाली ये परसेप्शन पैदा करने से काम नहीं चलेगा। आज बांग्लादेश जो दुनिया का सबसे कमजोर मुल्क था, आज उसकी अर्थव्यवस्था हमसे आगे है, उसका जीडीपी हमसे आगे बढ़ चुका है और कपड़े के भी मामले में जो रेडीमेड कपड़ा बनता है उसने चाइना के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है पछाड़ने में, और हम बहुत पीछे कोसों दूर पड़े हुए हैं। और ये तो हमारे हिंदुस्तान की बात है। विदेश नीति हमारी ऐसी है कि हमसे लंका भी खुश नहीं, हमसे बांग्लादेश भी खुश नहीं, हमसे नेपाल भी खुश नहीं, चाइना और पाकिस्तान तो है ही हमारे खिलाफ। तो ये मैं समझता हूँ कि हम हर तरफ से पिछड़ रहे हैं। अफरोज़ खान साहब, पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के खिलाड़ी रहे, आपने कई चुनाव लड़े, तो क्या उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देखते हुए क्या आप ईमानदारी से ये बात कह सकते हैं कि इस वक्त जो रामपुर में जो चुनाव लड़ा जा रहा है यानी 2024 का, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो स्ट्रेटजी बनाई है या बनाने जा रही है, क्या उसको मद्देनज़र रखकर आपका कैंडिडेट जीतने के बारे में पूरी यकीन हो सकता है? जी बिल्कुल, ईमानदारी से बताइए। देखिए, ईमानदारी की बात तो देखिए ये है कि चुनाव जो निष्पक्ष होते थे वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। शासन प्रशासन का बहुत बड़ा दुरुपयोग होने लगा है और उन पर पुलिस के लोग भी ये कहते हैं कि हमसे वो काम कराए जा रहे हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं, हमसे ज़बरदस्ती कराए जाती। तो अब हमारे इससे पहले इलेक्शन जो अभी हमारे रामपुर में हुए, इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, मतलब एक तरह से प्रजातंत्र की हत्या हुई है।
तो लोगों ने अब तरीक़ा-ए-कार बदल दिया इलेक्शन लड़ाने का। जो मैं आपसे बुनियादी बात कह रहा हूँ, जैसे आईपीसी की धारा तो एक होती, मगर हर मुकदमे की नवैयत अलग होती, उसी तरीके से इलेक्शन की इसकी नवैयत भी अलग है। और वोट तो इतना है सही से पड़ जाए और लोग दिल पे लेकर उस अपने वोट को कास्ट कर ले। चुनाव का दिन इम्तिहान का दिन होता है, उस दिन जिस दिन वोट पड़ गए तो मैं समझता हूँ हमारा कैंडिडेट 1 लाख से ऊपर जाएंगे। ये मेरी जो सियासी मैंने इतने सालों में गुना है, 30-32 साल में, उसका मैं अपना तजर्बा दे रहा हूँ। और बेमानी हो तो बेमानी का कोई इलाज नहीं है। नहीं, अभी आपने अच्छा कि ये बात निकाल दी। पिछले 2 चुनाव में ये देखा गया है कि वोटरों के साथ शासन और प्रशासन ने जो कुछ किया उसके वीडियो पूरी दुनिया में गए। तो उस तरह की सूरत हाल अगर पैदा होती है खुदा ना खास्ता इस इलेक्शन में भी, तो क्या उस सूरत हाल को फेस करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है, कोई कानूनी रास्ता पहले से सोचा गया है, या सब राम भरोसे रहेगा? देखिए, शासन और प्रशासन टोटल ईमानदार तो है नहीं, उन पे दबाव है सरकार का। जब मुख्यमंत्री जेलों को जाने लगे तो एक छोटा अधिकारी या छोटा पुलिस का अफसर की क्या अहमियत है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र का अंत हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। जी, मैं यह कर रहा हूँ कि उस सूरत से बचने के लिए कोई प्लान बी, प्लान सी। हाँ, अगर ऐसा होगा तो जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, एक आज़ाद भारत का नागरिक होने के नाते सड़कों पे आएं और अपने वोटों को ज़रूर डालें। वोट अगर नहीं डाल पाए तो आप अपने अधिकारों का हनन करेंगे, आप अपने देश के साथ नुकसान करेंगे, आपका देश हानि में जाएगा। जिसको भी दे वोट, मगर आपके वोट को अगर कोई रोके उसको रुकना नहीं चाहिए, ईमानदारी से वोट पड़ना चाहिए, और कोई रोके तो सड़क पे आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ है उसका मुकाबला जनता ही को करना है। मतलब आपने जनता को शासन के आगे डाल दिया कि तुम नहीं, जनता ही सर्वप्रिय है, नेता भी तो जनता से है, तो उसकी रहनुमाई भी तो होनी चाहिए। रहनुमाई तो हम आगे होंगे ही भाई, हम जनता ही से तो हैं। तो ये थे अफरोज़ अली खान साहब, जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ इलेक्शन की हिकमत अमली के बारे में बताया। ये तमाम लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कल से इलेक्शन का रंग कुछ और नज़र आएगा, और रमज़ान की वजह से वो रंग फीका था। हालांकि मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर में रमज़ान का वो असर नहीं देखा गया जो असर रामपुर में नज़र आ रहा है। तो गोया ये रमज़ान इनके लिए एक शील्ड भी हो सकती है। जिस तरह से रामपुर में चुनाव जो रंग इख्तियार कर रहा है, जो यहाँ फीकापन नज़र आया है, तो हो सकता है कि रमज़ान को एक उज़्र शरई बनाकर पेश किया जा रहा हो। देखना ये है कि क्या कल से रामपुर में चुनाव का अलग रंग नज़र आएगा। देखना ये है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, जिसको कांग्रेस 100% 100% उसको सपोर्ट कर रही है, ये भी एक विडंबना है कि कैंडिडेट किसी और का है और गठबंधन का साथी पूरी जी जान लगाने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। ये उसकी ज़रूरत है, ये उसकी मजबूरी है, या उसके लिए ये चैलेंज है? इसका जवाब तो 4 जून को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।